उत्तराखंड की मित्र पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। ऋषिकेश में पुलिस का एक ऐसा ही कारनामा सामने आया है। दरअसल पुलिस से यहाँ एक आबकारी अधिकारी को तस्कर समझकर धर दबोचा। बीती रात आबकारी अधिकारी की तस्करी की शराब जब्त करने ले जा रहे थे, तभी रानी पोखरी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। आबकारी अधिकारी ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और उन्हें न सिर्फ थाने ले आई बल्कि उनसे मारपीट भी की। असलियत सामने आने पर अब पुलिसकर्मी गलतफहमी की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सियासत जारी है। अब इस जंग में गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज भी जुड़ गए हैं। भले ही हरीश रावत यशपाल आर्य को प्रदेश अध्यक्ष पद से टिहरी उपचुनाव से पहले ही हटाने की मांग कर रहे हों, लेकिन सांसद सतपाल महाराज यशपाल आर्य को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार यशपाल आर्य अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में उनको हटाया जाना बेहद गलत होगा। वहीं उन्होंने कहा कि टिहरी उपचुनाव में कांग्रेस ही विजय पाएगी और प्रत्याशी कौन होगा इसका फैसला केंद्रीय आलाकमान करेगा। यशपाल आर्य जी अभी हैं, अभी हटने की बात नहीं है, क्योंकि चुनाव हमारे सर पर हैं, इसलिए हटाना उचित नहीं होगा। यशपाल जी ठीक काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनको ये काम करते रहना चाहिए। पार्टी को संभाल रहे हैं और ये कार्य उनको करना चाहिए जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता। मैं यही कहूंगा कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भावना होगी उसका आदर होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की भी अपनी चॉइस होगी, वो भी अपना बताएंगे, हम भी अपना बताएंगे। और मैं समझता हूं कि जो पब्लिक और हमारे कार्यकर्ता जो कहेंगे उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनका प्रत्याशी जो है उसको टिकट मिलना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई है। हरीश रावत यशपाल आर्य को हटाने के पक्ष में है, तो सतपाल महाराज आर्य की तरफदारी कर रहे हैं। वाराणसी के जिला मंडलीय अस्पताल में आज स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। वाराणसी के दौरे पर आए राज्य स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन वाराणसी के जिला मंडलीय अस्पताल में अचानक जायजा लेने पहुंचे। मंत्री जी के अचानक अस्पताल में आने पर पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सभी मंत्री जी के स्वागत में लग गए। लेकिन मंत्री जी तो अस्पताल में खामियों की जांच करने गए थे, तो कैसे चुप रहते। मंत्री जी ने अस्पताल के सभी कार्यालयों का जायजा लिया और खामियां पाने पर डॉक्टरों को जमकर लताड़ा भी। मंत्री जी ने इस दौरान टाइम पर न आने वाले कर्मचारियों की क्लास भी लगाई। हालत खराब है और भारी बदलाव लाएंगे। जब गाउन नहीं पहने हुए हैं तो दूसरों को क्या पहनाएंगे। पहले डॉक्टर पहनता है, अस्पताल में बैठता है, तब डिसिप्लिन आती है। दवाओं का भी है, मुझे काफी शिकायतें मिली है, गंदगी है और भारी फेरबदल और तब्दीली की जा रही है और यहाँ पे इतनी बड़ी फेरबदल किया जा रहा है। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो तुरंत आप 2-3 दिन में सब रिजल्ट देखें। बहरहाल मंत्री जी के दौरे के बाद जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने माना कि अस्पताल में कई खामियां हैं और दवाइयों में कमियां भी पाई गई हैं। यूपी में सामने आया है एक और घोटाला। अब की बार सीतापुर में हुआ है खाद्यान्न घोटाला। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली हो, लेकिन प्रदेश में होने वाले घोटाले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2007 में प्रदेश में हुए खाद्यान्न घोटाले की आंच अभी ठंडी नहीं हुई थी कि एक और घोटाला सामने आ गया है। ताजा मामला है जिला सीतापुर के सिधौली ब्लॉक का। बीती 26 तारीख को उत्तर प्रदेश के राज्य खाद्य और रसद मंत्री रामपाल राजवंशी ने सिधौली ब्लॉक के एक सरकारी गोदाम में छापेमारी के दौरान पाया कि गोदाम से कई बोरियां गायब हैं। बोरियों की कमी की शंका होने पर जब मंत्री जी ने बोरियों की गिनती करवाई तो पाया कि गोदाम से 16,819 बोरी अनाज गायब है। मैंने कहा कितना माल है, तो उन्होंने डिटेल में मुझे जानकारी दी और जब मैंने गोदाम खुलाया, 3 गोदाम खोलने के बाद गोदाम प्रभारी ने कहा हमारा माल पूरा है। मुझे शक हुआ, संदेह हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो लेबर बुला के मैंने गिराना शुरू किया और जब गिराना शुरू किया तो 3 तरफ से गेहूं लगा हुआ था और अंदर सब पोल था। ढोल के भीतर पोल मिला। आप समझ लीजिए कुल 16,819 कुंटल माल कम था। अब सवाल है कि अनाज की हजारों बोरियां कहां गई और इस घोटाले में कौन कौन शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने दून अस्पताल के 10 डॉक्टरों के ट्रांसफर किए थे, लेकिन ज्वाइन सिर्फ 5 डॉक्टरों ने ही किया। अब इस मामले पर बवाल बढ़ गया है। प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उनके ये दावे किसी के भी काम नहीं आए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसफर में जल्दबाजी दिखाते हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर तो कर दिए, लेकिन अब तक इन डॉक्टरों ने दोबारा ज्वाइन नहीं किया है और ये डॉक्टर प्रदेश के सबसे बड़े दून अस्पताल से ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइन करने में कोताही बरत रहे हैं।
इसके चलते इन डॉक्टरों के खिलाफ विभाग के बड़े अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दून अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक अस्पताल से 10 डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ था, जिसमें से 5 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन 5 डॉक्टरों ने ज्वाइन करने की जहमत नहीं उठाई है। इसमें जैसा कि गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि उनको 1 महीना करीब होने को आया है और सबको ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, करीब 2 बार जारी किए जा चुके हैं और कल तीसरी बार जो 5 लोग तो पहले मेरे यहाँ से रिलीव हो चुके थे और बचे हुए 5 लोग जो थे उनको एक तरफा कार्यभार मुक्त करने के आदेश किए जा चुके हैं और उनको आदेश दिया जा चुका है। वेतन रोकने की भी कार्रवाई मैंने कर ली। नहीं, कार्रवाई हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई थी। अब उनके मन की बात है, उनके दिमाग में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। ऐसे में इन डॉक्टरों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर वेतन रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। खटीमा के गांव बिसौटा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक पुष्पर सिंह धामी के यहाँ घेराव किया। दरअसल 5 सालों से ये लोग अपने गांव के विकास की राह देख रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी किसी ने मदद नहीं की है। इन लोगों को अब तक बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और इंदिरा आवास के तहत कुछ भी नहीं मिला है। अगर कुछ मिला है तो सिर्फ आश्वासन। अब इन लोगों ने पुष्कर सिंह से अपनी बात बताई और विधायक का कहना है कि उन्होंने इन लोगों की परेशानियों को लेकर प्रशासन से बात कर ली है। विधायक के आश्वासन को लेकर लोग शांत तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी 31 अक्टूबर से पहले हो जाएगी। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी केदार जोशी ने दी है। जोशी ने देहरादून भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सभी 22 सांगठनिक जिलों के चुनाव अधिकारियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच मंडल और 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जिला संगठन के चुनाव होंगे। दिवाली से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य सभी मंडलों के यानी कि खंड स्तर के चुनाव करा लिए जाएंगे और 5 से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य सभी जिलों के चुनाव करा लिए जाएंगे। हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ है कि अध्यक्ष लगातार दूसरी बार भी चुनाव में आ सकते हैं, बन नहीं सकते, चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। तो चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत जिनको अधिकतम संख्या में, जैसे मैंने बताया, लोग चाहेंगे तो चुने जा सकेंगे। बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी और भीतरघात कम नहीं है। प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गए हैं। मनरेगा में होने वाले घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कन्नौज जिले का है। यहाँ जलालाबाद विकास खंड के एक गाँव में ग्राम पंचायत सचिव और स्टेट बैंक के मैनेजर ने मिलकर मनरेगा खाते से 73,000 रुपए गायब कर दिए हैं। प्रधान की शिकायत पर गुरसायागंज में कोतवाली में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनरेगा में 73,000 रुपए के बंदरबाट का मामला उस वक्त उजागर हुआ जब मौजूदा प्रधान रामदत्त ने इसकी शिकायत की, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। अब कोर्ट ने तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव और बैंक मैनेजर पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जलालाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है मनरेगा का और पूर्व प्रधान थे सत्यपाल। उन्होंने 73,000 रुपया उन्होंने और सेक्रेटरी ने मिल के निकाल लिया और हमें आज 2 वर्ष हो गई चार्ज नहीं दिया। हमने मुकदमा लिखाया, मुकदमे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके जब हमने मुकदमा लिखाया तो अपनी बचत के लिए वो अदालत गए। अदालत में जो भी उन्होंने किया है प्रबंधक के खिलाफ वो फर्जी है, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी का उसमें रोल है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर जनपद में बाढ़ का कहर शुरू हो चुका है। कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांवों में बाढ़ का पानी घरों में पहुंच रहा है। किसानों की 1000 बीघा धान की फसल चौपट हो चुकी है। बाढ़ के कहर से लगभग 100 किसान तबाही के कगार पर पहुंच गए हैं। कटरी के करीब दर्जन भर से अधिक गांव अभी से जलमग्न हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। गाँव है करीबन 15-16 हैं जो इस गाँव में भरा रहता है पानी और इनमें कोई किसी तरह से
कोई इसका मदद नहीं करता है, न कोई सुनता है न कोई कहता है। अधिकारी आते हैं लेकिन बात कोई भी नहीं करते हैं, अपने देखते हैं चले जाते हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उनके शासन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ऐसा कोई डेंजर इंडिकेट नहीं किया गया है कि फ्लड की अभी कोई आशंका ऐसी नहीं है, परंतु जब भी अगर ऐसा लगा तो उनको अन्यत्र स्थानों पे स्थापन की व्यवस्था पूरी है। बाढ़ चौकियाँ जैसा मैंने बताया है, और वहाँ पे सुरक्षित स्थानों पे लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। बोट्स भी जनपद में काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं, और कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो सभी लोगों के व्यवस्थापन की पूरी होगी। बाढ़ से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन केवल कागजों पर इंतजाम कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसात से जनजीवन काफी प्रभावित रहा, और इस बरसात ने गाजियाबाद में नगर निगम की पोल खोल दी। सुबह सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हुई, साथ ही सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग भी मुश्किल में पड़ गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने बरसात का मजा भी लिया। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण आने जाने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ये हाल गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों का है। सड़क पर पानी इस कदर भर गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। गाजियाबाद नगर निगम की पोल तो खुल गई, साथ ही नगर निगम के बड़े बड़े दावे भी धरे के धरे रह गए। मेरठ में एक पेंट की दुकान में भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके के छोटा रजबन बाजार में एक पेंट की दुकान में भयानक आग लग गई, जिसमें दुकान धू धू करके जलने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक के मुताबिक आग से करीब 2.5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आग किस वजह से लगी। लैकपैट घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा और सुशील कटियार के बीच का गठजोड़ अब सामने आ गया है। मंगलवार को हुई छापेमारी के दौरान इस गठजोड़ का पूरी तरीके से खुलासा हो गया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में पाई कोचिंग में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी रिश्तेदार राज कुशवाहा और सुशील कटियार ने किया है। इस मामले में जांच एजेंसी ने दस्तावेज तलब किए हैं। छापेमारी के दौरान सुशील कटियार की कानपुर में अकूत संपत्ति भी पता चली है। बताया जाता है कि सुशील कटियार का कानपुर में काकादेव, किसान नगर समेत कई इलाकों में कीमती आवास है। बेसिकली मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन है। ये लोगों ने क्या किया कि अभी सुशील कटियार को ही बता रहे हैं, जो कहीं किसी उसमें इनके नाम वारंट है, उनको कहीं से मेरे से रिलेशन का कंफ्यूजन है जो भी, उस चक्कर में ये आया कि यहाँ पर तो उनके पेपर्स तो नहीं है। मेरी उनकी मुलाकात एक बार की है, वो कानपुर के हैं, तो एक बार दो बार ऐसे कहीं मिले हैं। ना कोई रिलेशन निकल सकता है, ना कोई मतलब। हमने कहा ये सारी चीज पेपर्स पे होती है, आप जितना ढूंढना ढूंढ लीजिए। फाइनली उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर इसके अलावा कटियार का एक्सेस इंजीनियरिंग कॉलेज, एक्सेस यूनिवर्सिटी और बहुमंजिला एक्सेस इमारत का भी पता चला है। सुशील कटियार लैकपैट के पूर्व चेयरमैन थे। बिजली ने बढ़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नजदीकियां। सोनिया गांधी की मांग पर अब रायबरेली और अमेठी को 24 घंटे बिजली मिलेगी। रायबरेली और अमेठी अब उन चुनिंदा क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं जहां 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ये आश्वासन यूपी सरकार ने दिया है। दरअसल बिजली कटौती को लेकर सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने रायबरेली और अमेठी को 24 घंटे बिजली देने का मन बनाया है। हालांकि इस बारे में अधिकारी किसी भी आदेश से इनकार कर रहे हैं। रायबरेली सोनिया गांधी का चुनावी क्षेत्र है, जबकि अमेठी उनके पुत्र राहुल गांधी का चुनावी क्षेत्र है। देवरिया में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्व शिक्षा अभियान दम तोड़ती नजर आ रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष श्रेणी के बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से देवरिया जिले में कई बच्चों का बुरा हाल है। मामला है देवरिया के प्री इंटीग्रेशन कैंप का, जहां नेत्रहीन, मूक बधिर, विकलांग बच्चे रहते हैं। जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ने आए हैं। सरकार का उद्देश्य इन बच्चों को शिक्षित कर आम बच्चों की तरह बनाना है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। इन बच्चों के लिए कपड़े, खाना, रहने की व्यवस्था और किताबें सरकार मुहैया कराती है। इनके कपड़ों को जरा गौर से देखिए।
यहाँ पर बच्चों ने जो कपड़े पहने हैं वो फटे हुए हैं, गंदे हैं, मैले हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये पढ़ने वाले बच्चों के कपड़े हैं। इस कैंप में 120 बच्चों का नामांकन है, जिसके लिए सरकार ने किराए का भवन लिया है। 120 बच्चों के लिए सिर्फ 2 बड़े हॉल हैं जिनमें ये बच्चे रहते हैं। जब इस पूरी व्यवस्था के बारे में जिला समन्वयक से पूछा गया तो वो महज अपनी तारीफों के पुल बांधते नजर आए।